नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक तपेदिक रिपोर्ट 2021 जारी की। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग गिरकर 101वें स्थान पर पहुंची। आयुध निर्माणी बोर्ड से बनी 7 नई रक्षा कंपनियां। G7 के वित्त अधिकारियों ने खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के लिए सार्वजनिक नीति सिद्धांतों का समर्थन किया। क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2021 के मुताबिक अधिकांश G20 देशों द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए पर्याप्त नहीं है और सीमा वार्ता में तेजी लाने के लिए भूटान और चीन ने 3 चरणीय प्रक्रिया के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक में सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य क्षेत्र की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक तपेदिक यानी टीबी रिपोर्ट 2021 जारी की है। ये रिपोर्ट वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर टीबी महामारी तथा इस रोग की रोकथाम, निदान और उपचार में प्रगति का व्यापक आकलन करती है। बेसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से टीबी होता है। ये टीबी से संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से हवा में पहुंचने वाले बैक्टीरिया द्वारा प्रसारित होता है। ये आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन अन्य अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। इस रिपोर्ट में मुख्य बिंदु ये है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से 1 दशक से अधिक समय में पहली बार टीबी से होने वाली मौतों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में टीबी से कुल 1.5 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई थी। विश्व भर में मृत्यु का 13वां प्रमुख कारण टीबी है और ये कोविड-19 के बाद संक्रामक रोग से होने वाली मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। सबसे अधिक मृत्यु HIV एड्स से होती है। वर्ष 2020 में टीबी रोग से अत्यधिक ग्रस्त 30 देशों का टीबी के नए मामलों में 86% योगदान था। टीबी के कुल मामलों में 8 देशों का योगदान लगभग 2/3 है, जिसमें भारत सबसे आगे है। कोविड वैश्विक महामारी को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों और निदान संबंधी समाधानों तक पहुंच में ज्यादा बाधाओं की वजह से व्यापक संख्या में टीबी के मामलों का पता नहीं लगाया जा सका है। भारत में नए मामलों का पता लगाने में सबसे बड़ी गिरावट हुई है। आपको बता दें कि टीबी के कुल मामलों के 41% का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। हालांकि WHO की टीबी उन्मूलन रणनीति वर्ष 2020 की कई उपलब्धियां भी रही हैं। जैसे कि टीबी की व्यापकता दर की बात करें तो इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक 20% की कमी की जाएगी, जिसमें कि वर्ष 2015 से वर्ष 2020 तक 11% की कमी की गई है। जबकि टीबी से होने वाली मौतों की संख्या की बात करें तो इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि वर्ष 2015 से 2020 तक 35% तक की कमी की जाएगी। हालांकि अभी तक टीबी से होने वाली मौतों की संख्या में 9.2% की कमी हुई है। वहीं अत्यधिक लागतों का सामना कर रहे टीबी से पीड़ित लोगों के प्रतिशत के बारे में बात करें तो इसका लक्ष्य टीबी से पीड़ित इस प्रकार के लोगों के प्रतिशत को 0 करना था। हालांकि इसके बावजूद अभी भी टीबी से पीड़ित 47% लोग ज्यादा लागत का सामना करते हैं। इन पूरे आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि वैश्विक टीबी उन्मूलन लक्ष्यों का पर्याप्त अनुसरण नहीं किया जा रहा है। अगली खबर भुखमरी से संबंधित है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग गिरकर 101वें स्थान पर पहुंच गई है, जो कि भारत जैसे देश के लिए, जहां पर अन्न का इतना उत्पादन होता है, ऐसे देश के लिए बेहद शर्मनाक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का उपयोग वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी के स्तर को मापने और निगरानी करने के लिए किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के तहत 4 मापदंडों का उपयोग करके स्कोर को निर्धारित किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन और जर्मनी में एक निजी सहायता संगठन वेल्थुंगर हिल्फ द्वारा प्रकाशित किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक की संरचना की बात करें तो इसमें 3 आयाम और 4 संकेतक शामिल हैं। इसके 3 आयामों में पहला आयाम है अपर्याप्त खाद्य पूर्ति, जिसके तहत अल्प पोषण को 1/3 भारांश प्रदान किया जाता है। अल्प पोषण के तहत अपर्याप्त खाद्य आपूर्ति और भुखमरी के महत्वपूर्ण संकेतक का मापन किया जाता है। ये बच्चों और वयस्कों
दोनों की संपूर्ण आबादी को दर्शाता है। इसका सतत विकास लक्ष्यों सहित भुखमरी संबंधी अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए एक प्रमुख संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है। दूसरा आयाम है बाल मृत्यु दर, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर। इसे भी 1/3 भारांश प्रदान किया जाता है। भुखमरी का सबसे गंभीर परिणाम मृत्यु है और इसके प्रति सर्वाधिक सुभेद्य बच्चे होते हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दर्शाते हुए ग्लोबल हंगर इंडेक्स की दक्षता में सुधार करता है। दुबलापन और ठिगनापन केवल आंशिक रूप से ही अल्प पोषण की वजह से होने वाली मृत्यु से संबंधित जोखिम को दर्शाते हैं। और तीसरा आयाम है बाल अल्प पोषण। इसके तहत 2 संकेतक और हैं, जिसमें दुबलेपन और ठिगनेपन को मिलाकर 1/3 भारांश प्रदान किया जाता है। इसके तहत कैलोरी की उपलब्धता से अलग आहार की गुणवत्ता और उपयोग के पहलुओं पर विचार किया जाता है। विशेष रूप से बच्चे पोषक तत्वों की कमी के प्रति सुभेद्य होते हैं। घरों में असमान भोजन वितरण संवेदनशील मुद्दा है। इसके अलावा दुबलापन और ठिगनापन SDGs के लिए पोषण संकेतक हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की गंभीरता का पैमाना है 9.9 या उससे कम होने पर निम्न श्रेणी के तहत, 10 पॉइंट से 19.9 तक मध्य श्रेणी के तहत, 20 से 34.9 पॉइंट के तहत गंभीर श्रेणी में, 35 से 49.9 के तहत चिंताजनक श्रेणी में और 50 या उससे ज्यादा होने पर अत्यधिक चिंताजनक की श्रेणी में रखा जाता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रमुख वैश्विक निष्कर्षों की बात करें तो हाल के वर्षों में कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 यानी 3C, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेट चेंज एंड कोविड, इन तीनों ने भुखमरी का समाधान करने के लिए की गई किसी भी प्रगति के सामने संकट उत्पन्न किया है। सोमालिया में भुखमरी का उच्चतम स्तर है। चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देश शीर्ष देशों में शामिल। वहीं भारत से संबंधित निष्कर्षों की बात करें तो भारत 101वें स्थान पर है, जबकि बीते वर्ष यानी 2020 में भारत का स्थान 94 था। वर्तमान में भारत अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। बच्चों में दुबलापन यानी लंबाई के अनुपात में कम वजन वर्ष 1998 और वर्ष 2002 के बीच 17.1 से बढ़कर वर्ष 2016 और वर्ष 2020 के बीच 17.3 हो गया है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, बच्चों में ठिगनेपन का बढ़ना और अपर्याप्त भोजन की वजह से अल्पपोषण की व्यापकता जैसे संकेतकों में सुधार दिखा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा है कि प्रणाली संबंधी गंभीर मुद्दों से ग्रस्त खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO रिपोर्ट के आधार पर भारत की रैंकिंग में गिरावट आई। आपको बता दें कि FAO रिपोर्ट की GHI में अल्पपोषण का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगली खबर रक्षा क्षेत्र एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। आयुध निर्माणी बोर्ड यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से बनी 7 नई रक्षा कंपनियां। रक्षा उत्पादन विभाग ने भारत की आयुध आपूर्ति में स्वायत्तता, जवाबदेही और दक्षता में सुधार करने के लक्ष्य के साथ 7 सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा इकाइयों का गठन किया है। साथ ही ये डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स रक्षा संबंधी आयात को कम करने और देश की रक्षा तत्परता संबंधी आत्मनिर्भरता में सुधार करने में सहायता करेंगी। वर्ष 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत विश्व का तीसरा सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाला देश था। रक्षा विनिर्माण को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जैसे रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया यानी DAP 2020 के तहत रक्षा खरीद की सभी श्रेणियों में स्वदेशी सामग्री की अनिवार्यताओं में बढ़ोतरी की गई है। 209 रक्षा मदों को सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची यानी आयात के लिए प्रतिबंधित मदों में शामिल किया गया है। स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI को बढ़ाकर 74% तक कर दिया है। वहीं दक्षता में सुधार लाने के लिए उत्पादों को लागत प्रतिस्पर्धी बनाने और उनकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया गया था। नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए रक्षा उत्कृष्टता नवाचार यानी IDEX पहल आरंभ की गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, स्टार्टअप्स या उद्योग को विकास सहायता प्रदान करने के लिए सृजन पोर्टल का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा औद्योगिक गलियारों की स्थापना की जा रही है। आइए अब बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र की। G7 के वित्त अधिकारियों ने खुदरा केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के लिए सार्वजनिक नीति सिद्धांतों का समर्थन किया है। खुदरा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक तरह से केंद्रीय बैंक की मुद्रा का एक डिजिटल रूप होगा। ये राष्ट्र की लेखा इकाई यानी यूनिट ऑफ अकाउंट में
मूल्य वर्गित और इलेक्ट्रॉनिक रिजर्व और भौतिक नकदी से अलग होगी। CBDCs मूल रूप से निजी तौर पर जारी डिजिटल मुद्राओं जैसे कि स्टेबल कॉइन्स से अलग होती हैं। आपको बता दें कि स्टेबल कॉइन्स एक डिजिटल मुद्रा है जो अमेरिकी डॉलर या स्वर्ण जैसी स्थिर आरक्षित संपत्ति से नियंत्रित होती है। सार्वजनिक नीति सिद्धांतों को 2 श्रेणी में रखा गया है। पहला है मूलभूत मुद्दे। इसके तहत मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता, विधिक एवं अभिशासन ढांचा, डेटा की निजता, परिचालन संबंधी लचीलापन और साइबर सुरक्षा शामिल है। दूसरा है अवसर, जिसके तहत डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार, वित्तीय समावेशन, सीमा पार की व्यवहारिकता और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। बढ़ते डिजिटल भुगतान और सार्वजनिक और निजी मुद्रा के उभरते स्वरूपों के तहत कई कारणों से CBDCs को केंद्रीय बैंकों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। विश्वसनीय मुद्रा के माध्यम से अपनी अधिकारिता में मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी महत्वपूर्ण है। लेन देन के लिए सुरक्षित और कुशल तरीके उपलब्ध कराने के साथ साथ ये नवाचार और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भुगतान प्रणालियों की सार्वभौमिकता को अधिक रियल टाइम आधारित और लागत प्रभावी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका के केंद्रीय बैंकों ने अंतर्राष्ट्रीय निपटान के लिए CBDCs के उपयोग का परीक्षण करने के लिए डनबार परियोजना आरंभ की थी। इसका उद्देश्य संस्थानों के बीच प्रत्यक्ष लेन देन की अनुमति प्रदान करना और लेन देन की गति को तेज करना है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अधिकांश G20 देशों द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, ऐसा क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2021 में कहा गया है। ये रिपोर्ट G20 देशों की जलवायु कार्रवाई और निवल शून्य उत्सर्जन अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में उनकी प्रगति की वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत करती है। निवल शून्य उत्सर्जन को सामान्य तौर पर कार्बन तटस्थता यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी के रूप में भी जाना जाता है। इस स्थिति को वायुमंडल में मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को एक निश्चित अवधि के दौरान मानव जनित निराकरण के लिए संतुलित करके प्राप्त किया जाता है। यानी कि मनुष्य एक समय में जितनी ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करता है उसको वो कुछ अन्य उपायों जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके, इसके अलावा वन रोपण करके उस ग्रीन हाउस गैस को संतुलित करता है। इसी को हम कार्बन न्यूट्रलिटी की स्थिति कहते हैं। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि वर्ष 2020 में 6% की गिरावट के बाद वर्ष 2021 में G20 देशों के CO2 उत्सर्जन में 4% की बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया गया है। अर्जेंटीना, चीन, भारत और इंडोनेशिया के उत्सर्जन में वर्ष 2019 के उत्सर्जन के स्तर की तुलना में वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। G20 में सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में स्थापित क्षमता के नए रिकॉर्ड प्राप्त करने के बावजूद भी जीवाश्म ईंधन पर इन देशों की निर्भरता में कोई कमी नहीं आई है। मुख्य रूप से चीन, अमेरिका और भारत की मांग की वजह से कोयले के उपभोग में इस वर्ष लगभग 5% की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है। भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन G20 के औसत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से कम है। G20 देशों की निवल शून्य प्रतिबद्धताओं और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों और जलवायु कार्रवाई के बावजूद भी विश्व वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा तक सीमित रखने संबंधी लक्ष्य से दूर है। हालांकि भारत वर्तमान नीतियों को कार्यान्वित करके अपने NDCs लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। आइए अब बात करते हैं सीमा पारीय संबंधों की। आपको बता दें कि सीमा वार्ता में तीव्रता लाने के लिए भूटान और चीन ने 3 चरणीय प्रक्रिया के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस 3 चरण की कार्य योजना का उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच सीमा संबंधी विवादों का जल्द से जल्द निपटारा करना है। ये कार्य योजना उन सीमाओं के मुद्दों का समाधान करने के लिए होगी जिनकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिस वजह से लंबे अरसे से ये मामला लंबित है, और इस तरह की योजना इन सीमा वार्ताओं को नई गति प्रदान करेगी। अब तक दोनों देशों द्वारा वर्ष 1984 और वर्ष 2016 के बीच 24 दौर की सीमा वार्ता संपन्न हो चुकी है, जो मुख्य रूप से उत्तरी और पश्चिमी भूटान के क्षेत्रों पर केंद्रित रही है। वर्ष 1984 के बाद से चीन भूटान सीमा विवाद मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों पर केंद्रित रहा है। इसके अंतर्गत भारत, चीन और भूटान की त्रिसंगम सीमा पर स्थित डोकलाम और अन्य क्षेत्रों सहित भूटान का पश्चिमी क्षेत्र और जकार्डलुंग और पासमलुंग घाटियों सहित
भूटान का उत्तरी क्षेत्र। हाल ही में चीन ने भूटान के पूर्वी सक्तिंग क्षेत्र पर भी दावा किया है। इसमें भूटान का सक्तिंग वन्यजीव अभयारण्य भी शामिल है। आपको बता दें कि भारत पर चीन भूटान सीमा विवाद का काफी प्रभाव होगा, क्योंकि ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे कि चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, इसके संबंध में सामरिक खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि ये उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों और संपूर्ण पूर्वोत्तर को शेष भारत से जोड़ता है। इसके अलावा भूटान के पूर्वी क्षेत्र की अरुणाचल से निकटता और भारत तथा चीन के बीच भूटान एक बफर स्टेट के रूप में कार्य करता है। ऐसे में सामरिक दृष्टि से भूटान भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। मॉस्को प्रारूप बैठक। विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत को 20 अक्टूबर को आयोजित होने वाली मॉस्को फॉर्मेट बैठक में आमंत्रित किया गया है। हालांकि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान के अधिग्रहण के बाद ये पहला आयोजन है। इसमें तालिबान का प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। मॉस्को फॉर्मेट बैठक एक वार्ता आधारित तंत्र है। इसे अफगानिस्तान के मुद्दों को संबोधित करने के लिए वर्ष 2017 में स्थापित किया गया था। इसमें अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत जैसे देश शामिल हैं। आपको जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि इसमें मॉस्को है, तो यानी कि रूस तो शामिल होगा ही। इसके अलावा अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, ईरान और भारत जैसे देश भी शामिल हैं। इससे पहले अमेरिका ने भी मॉस्को फॉर्मेट में भाग लिया था। अगला है वैक्सीन मैत्री। हाल ही में नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और ईरान को कोविड-19 टीकों का निर्यात करते हुए भारत ने अपने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम को फिर से शुरू किया है। इसे पहली बार जनवरी 2021 में आरंभ किया गया था। ये वैक्सीन मैत्री कोविड-19 के विरुद्ध वैश्विक टीकाकरण में एक सहयोगात्मक भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए भारत द्वारा शुरू की गई एक मानवीय पहल है। अगला है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट (RST). हाल ही में G20 ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा शुरू की गई एक नवीन रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रस्ट पहल का समर्थन किया है। RST IMF सदस्यों को मध्यम आय वाले देशों सहित अन्य देशों को अपने IMF भंडार का उपयोग करते हुए ऋण प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। IMF सदस्य देश उन्हें हाल ही में आवंटित $650 अरब के विशेष आहरण अधिकार के माध्यम से ये ऋण प्रदान करेंगे। साथ ही ये इन देशों को कोविड-19 महामारी या जलवायु परिवर्तन की वजह से उत्पन्न हुई मौद्रिक और वित्तीय चुनौतियों का सामना करने में भी मदद करेगा। अगला है जल प्रेरित भूकंपीयता। हाल के एक अध्ययन से ये पता चला है कि कर्नाटक के उत्तरी भाग में दर्ज किए गए भूकंप के झटके जल प्रेरित भूकंपीयता नामक परिघटना से संबंधित थे। जल प्रेरित भूकंपीयता की स्थिति में भारी वर्षा जनित जल चट्टानों की छोटी छोटी दरारों में प्रवेश कर जाता है, जिससे उनके भीतर दबाव बढ़ जाता है और भूजल में प्रत्येक 10 मीटर की वृद्धि से दरारों के दबाव में 1 बार की बढ़ोतरी हो जाती है। ये दबाव छोटे भूकंपों के रूप में बदल जाता है और ऐसी गतिविधियां आमतौर पर जून में शुरू होती हैं और दिसंबर में समाप्त हो जाती हैं। अगला है मारबर्ग विषाणु रोग (MVD). MVD एक पूर्णतः विषाणु जनित रोग है जो रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। इसमें मृत्यु दर की संभावना लगभग 88% तक बढ़ जाती है। मारबर्ग और इबोला वायरस दोनों फिलोविरिडे यानी फिलो वायरस से संबंधित हैं। हालांकि दोनों की उत्पत्ति अलग अलग विषाणुओं से होती है, लेकिन फिर भी इन दोनों रोगों को चिकित्सकीय रूप से समान माना जाता है। वायरस कुल फिलाविरिडे के अंतर्गत वायरस की 3 प्रजातियों को शामिल किया गया है, जिसमें शामिल है क्यूबा वायरस, मारबर्ग वायरस और इबोला वायरस। MVD मानव से मानव संचरण से ही फैलता है। MVD संक्रमण की शुरुआत पहली बार वर्ष 1967 में हुई थी, विशेषकर जर्मनी के मारबर्ग और फ्रैंकफर्ट में तथा सर्बिया के बेलग्रेड में। हाल ही में पश्चिमी अफ्रीका के देश गिनी में पहला मामला सामने आया, जिसमें कि MVD के संक्रमण के मामलों की पुष्टि की गई है। वन हेल्थ कंसोर्टियम का शुभारंभ। इस कंसोर्टियम को जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT द्वारा शुरू किया गया है। इसे देश में पशु जनित रोगों के साथ साथ वैश्विक रोगों से संबंधित जीवाणु, विषाणु और परजीवी संक्रमण की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। वन हेल्थ की अवधारणा इस तथ्य पर बल देती है कि मनुष्य का स्वास्थ्य जानवरों और पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। वन हेल्थ को यदि हम आसान शब्दों में समझें तो ये कार्यक्रमों, नीतियों और कानूनों को विकसित और उन्हें कार्यान्वित करता है। ये अनुसंधान को
प्रोत्साहित करने के लिए डिजाइन किया गया एक दृष्टिकोण है। बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों को प्राप्त करने के लिए वार्ताओं का आयोजन किया जाता है और एकजुट होकर कार्य किया जाता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण के अधीन प्रासंगिक क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा, पशुजनित रोगों का नियंत्रण और एंटीबायोटिक प्रतिरोध का मुकाबला करना शामिल है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021। भारत का स्थान इस सूचकांक में 90वां है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 6 स्थान नीचे है। ये सूचकांक विश्व के सबसे अधिक यात्रा अनुकूल पासपोर्टों को सूचीबद्ध करता है। इस सूची में जापान और सिंगापुर का स्थान सबसे ऊपर है। ये सूचकांक देशों के पासपोर्ट को उन गंतव्यों की संख्या के अनुसार रैंक प्रदान करता है जहां उनके पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इस सूचकांक को लंदन स्थित एक वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा तैयार किया गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था और इनका देहावसान 27 जुलाई 2015 को हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन या पीपुल्स प्रेसिडेंट के रूप में भी जाना जाता है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल वर्ष 2002 से वर्ष 2007 तक था। डॉक्टर कलाम के नेतृत्व में संचालित की गई परियोजनाओं की बात करें तो इनके नेतृत्व में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 को विकसित किया गया था। इस यान की मदद से वर्ष 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी के निकट की कक्षा में सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित किया गया था। इस उपलब्धि के बाद भारत को स्पेस क्लब का एक विशिष्ट सदस्य बना दिया गया था। इसके अलावा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों को भी विकसित किया गया था। इन्हीं की गाइडेंस में वर्ष 1998 का द्वितीय पोखरण परीक्षण भी किया गया था। इसके बाद से भारत को एक परमाणु हथियार राज्य के रूप में संदर्भित किया जाने लगा। डॉक्टर कलाम को वर्ष 1981 में पद्म भूषण, वर्ष 1990 में पद्म विभूषण और वर्ष 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। सेला सुरंग, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने सेला सुरंग की मुख्य ट्यूब में एक सफल विस्फोट किया है। इस विस्फोट से इस सुरंग का निर्माण कार्य लगभग पूर्ण होने वाला है। यह अरुणाचल प्रदेश के तवांग को सभी मौसमों में कनेक्टिविटी प्रदान करने में मदद करेगा। सेला मुख्य रूप से बालीपाड़ा चार दुआर तवांग सड़क पर 13,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग, पूर्वी कामेंग और तवांग जिलों को देश के शेष हिस्सों से जोड़ता है। लेबनान। शियाओं और ईसाइयों के बीच मौजूदा सांप्रदायिक अशांति की वजह से लेबनान एक गृह युद्ध के कगार पर पहुंच गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत है। लेबनान लेवेंट में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक पहाड़ी राष्ट्र है। इसकी सीमा के निकट इजराइल और सीरिया देश स्थित है। लेबनान का सर्वोच्च शिखर है कॉर्नेट असोडा यानी माउंट लेबनान। इसके अलावा लिटानी और ओरेंटस यहाँ की प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और मुंह साफ रखिए और टीकाकरण अवश्य पूर्ण कराइए। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।